इतना कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है। पूजा के जाते ही अमन की मम्मी चाय की ट्रे लेकर बाहर आई तो आयशा को देखकर बोली, अरे पूजा कहाँ चली गई? अमन की मम्मी की बात सुनकर आयशा ने हल्के से प्यार भरे अंदाज में कहा, वो किसी का फोन आया था इसलिए वो चली गई, और खुद भी इतना कहकर वहाँ से चली गई। आयशा के जाते ही अमन की मम्मी खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, पूजा बिन बताए चली गई और ये आयशा भी ऐसे ही चली गई, पता नहीं क्या चलता है इनके दिमाग में। और इतना कहकर अमन की माँ ट्रे लेकर वापस किचन में चली गई। इधर सभी लंच के लिए इकट्ठा हुए थे। सब एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे थे। प्राची, मधु और रूही खाना सर्व कर रही थी तो निखिल उन सब की तरफ देखकर बोला, अरे तुम लोग भी साथ में बैठकर खाना खाओ ना, अच्छा लगेगा, हम सब साथ खाएंगे तो। निखिल के कहते ही वो लोग भी वहाँ बैठकर उनके साथ लंच करने लगी। इतने में रूबल चौधरी की नजर प्राची पर पड़ी। प्राची का चेहरा देखकर और आंखों में स्वेलिंग देखकर उन्होंने खाते खाते ही पूछ लिया, क्या बात है प्राची, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। अरे अरे मैं ठीक हूँ, प्राची ने रूबल चौधरी की बात का जवाब देते हुए कहा। तो फिर तुम्हारी आंखों में स्वेलिंग क्यों आ रही है, रो रही थी क्या तुम? रूबल चौधरी की बात सुनकर अमन ने अपनी नजर उठाकर प्राची को देखा तो सच में उसकी आंखें लाल थी और उनमें स्वेलिंग भी थी। वो समझ गया था कि प्राची रो रही थी। रूबल चौधरी की बात सुनकर प्राची ने उनकी बात का धीरे से जवाब दिया, नहीं वो आंख में कुछ चला गया था उसी वजह से। ये कहकर प्राची उसके बाद वहां से उठकर जाने लगी तो युग ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, चुपचाप बैठकर खाना खा लो, ऐसा खाना खाते खाते छोड़कर कहीं चले नहीं जाते हैं, तभी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। खाना खा लो फिर चली जाना। थोड़ी देर बाद सब खाना खा के उठने लगे तो आरव सबकी तरफ देखकर बोला, चलो ना आज कहीं घूमने चलते हैं सब। कहाँ और इतने सारे लोग कैसे? निखिल ने हैरानी से कहा। अरे 2 गाड़ी में चलेंगे, 2 टुकड़े में, एक में मैं, निखिल और रूही और रूबल चौधरी, दूसरे में युग, प्राची, अमन और मधु। आरव की बात सुनकर प्राची थकी हुई आवाज में बोली, नहीं मेरा मन नहीं है, तुम लोग चले जाओ ना। प्राची चलो ना, बहुत मन है, प्लीज प्लीज प्लीज। रूही ने जिद की तो प्राची जाने के लिए तैयार हो गई और उन सब की तरफ देखकर बोली, ठीक है आप लोग तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। और इतना कहकर सब अपने अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगे। प्राची का सच में जाने का मन नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि उसे अब अमन का सामना करना पड़े, अमन के साथ कहीं आना जाना पड़े। वो अमन को ना देखना चाहती थी और ना ही सुनना। कल रात में अमन ने जो जो उसे कहा उसके बाद अब उसे विश्वास हो गया था कि अमन कभी नहीं बदलेगा। अमन कभी उसके प्यार को नहीं समझेगा, कभी उसकी कीमत नहीं समझेगा। और इस तरह अमन के लिए खुद को तकलीफ देना उसके लिए सही नहीं है। कब तक वो अमन के लिए यूं ही तड़पती रहेगी? उसे जब उसकी कदर ही नहीं है तो अब तो वो जिंदगी में अमन को भूल ही जाए, वही सही है। दिमाग ये सब करने के लिए तैयार तो था, लेकिन दिल ये सारी बातें मानने को तैयार थोड़ी ना था। जहां वो अमन को भूलने की तैयारी कर रही थी, वहीं दिमाग अमन की ओर और करीब जा रहा था। प्राची अभी तैयार हो ही रही थी, इतने में रूही उसके पास आकर बोली, तैयार हो गई तुम? हाँ मैं तैयार हो गई, प्राची ने रूही की बात का जवाब देते हुए कहा। तो रूही प्राची की तरफ देखकर बोली, कोई बात है क्या, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। नहीं तो रूही, मैं ठीक हूँ, प्राची ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। तो रूही उसके पास बैठते हुए बोली, मुझसे मत छुपाओ, मैं सब जानती हूँ। प्राची मुझे तो उल्टा तुमसे खुद माफी मांगनी चाहिए। मैंने उस दिन गुस्से में आकर तुम्हें क्या कुछ नहीं बोला, क्या क्या कह दिया। मेरा बिलीव करो, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। मैं बस आरव के प्यार में इतनी पागल थी कि मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, क्या समझ रही हूँ। तुम समझ सकती हो ना कि मैं क्या बोल रही थी, कि जब हम प्यार में होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम सामने वाले को क्या बोलते जा रहे हैं और उनके जाने पर हमें कितनी तकलीफ होती है। हाँ हाँ रूही, मैंने कभी तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना है। तुम मुझसे ऐसे सॉरी मत मांगो। तुमने मुझसे जो भी कहा, अरे पागल, मैं सब भूल चुकी हूँ। मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह मानती हूँ, प्राची ने हंसकर कहा। तो रूही खुश होते हुए बोली, मुझे इस बार का डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें बुरा ना लगे, पर तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जाने के लिए लेट हो रहा है। मैं भी जाकर तैयार होती हूँ। ये कहकर रूही वहाँ से चली गई और प्राची तैयार होने लगी। तैयार होकर सब लोग एक साथ घूमने के लिए निकल गए। जैसे कि पहले बताया था, एक कार में निखिल, आरव, रूही और
रूबल चौधरी बैठे थे, वहीं दूसरी कार में प्राची, युग, मधु और अमन साथ में बैठकर जा रहे थे। वैसे तो मधु का कोई गलत इंटेंशन नहीं था, पर जब तक उसे मौका मिल गया था तब तक वो सोच रही थी कि क्यों ना अमन को इस मौके पर कमेंट बाजी करके प्राची की कीमत समझाई जाए। और प्राची, वो तो चुपचाप मधु के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गई थी। इतने में मधु युग की तरफ देखकर बोली, सुना है तुम वापस अमेरिका जा रहे हो पढ़ाई करने? ये सुनकर युग अपनी गाड़ी ड्राइव करते करते बोला, हाँ, पहले इरादा तो था लेकिन अब कंफर्म नहीं है। युग की बात सुनकर मधु प्राची को देखकर बोली, क्यों, अब कंफर्म क्यों नहीं है, क्यों नहीं जाना है? मधु की बात सुनकर युग ने सामने लगे शीशे में से प्राची को देखकर कहा, कोई है जिसने मुझे रोक लिया है। प्राची ने युग को अपनी तरफ देखकर अपनी नजरें फेर ली। अमन चुपचाप ये सारी हरकतें देख रहा था, फिर भी उसे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा था। उसने तो अपनी जिद में इतना अपने आप को खुआ दिया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसने इन लोगों की हरकतों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो मधु चुप रह गई। थोड़ी देर बाद सब वहां पहुंच गए। वो जगह बड़ी प्यारी थी। वैसे तो प्राची ने कई सारे डैम घूमे हुए थे, बट इस डैम की तो खासियत ही अलग थी। सब गाड़ी से उतरकर ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। कोई आइसक्रीम खाने में बिजी था तो कोई अपने पार्टनर के साथ समय व्यतीत करने में, कोई डैम की तस्वीरें निकालने में बिजी था तो कोई किसी को देखकर अपनी तड़प मिटाने में। सब एंजॉय कर रहे थे और सब खुश भी बहुत थे, जिसमें से रूही तो सबसे ज्यादा खुश थी। उसे घूमने का बहुत शौक था और फिर जब अपनों का साथ मिल जाए तो बात ही कुछ अलग होती है। रूबल चौधरी डैम की सारी तस्वीरें अपने कैमरे में उतार रहे थे। निखिल और मधु आइसक्रीम खाने में बिजी थे। अमन चुपचाप डैम के सामने खड़ा उसमें उठती लहरों को देख रहा था और युग चुपचाप बैठे प्राची को देख रहा था। प्राची को ऐसे चुप देखकर युग को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था। वो जानता था उसका प्राची पर इतना हक तो नहीं कि वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींच ले जाए, इन हसीन वादियों में अपनी मोहब्बत का एहसास दिला दे। अब आगे क्या होता है कमेंट करना मत भूलिएगा।